नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। स्पेशल बैच फॉर यूपी पुलिस 2023 इस बार आपकी वर्दी पक्की है। उसके लिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन चौथे की तरफ अग्रसर हैं। सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे, ये हमारा आपका सबका वादा है। भाई मेहनत करेंगे तो हल होंगे ना। यूपी स्पेशल हम पढ़ ही रहे हैं, जीएस के पार्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम पढ़ ही रहे हैं, तो कहाँ जाएगा दोस्त। हम लोग सफल होंगे, बिल्कुल मुतमईन रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। एक मात्र निवेदन आपसे ये कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा फिर आप वीडियो देखिए और अपनी सफलता की राह सुनिश्चित करिए। चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। यूपी सोशल के प्रश्न आपसे डेली कराए जा रहे हैं और जो कराए जा रहे हैं दोस्त इससे बाहर शायद ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए सर, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए ईसापत्तन, ऑप्शन बी मृतदाव, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ कर लीजिए, ए और बी दोनों। चलिए बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा दो सारनाथ। आपको पता है कि सारनाथ में आकर के जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना ज्ञान दिया था। क्या उसके पहले सारनाथ नहीं था? था। किस नाम से था? उसका नाम ईसापत्तन भी था और मृतदाव भी था। ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? ऑप्शन ए कन्नौज प्रयागराज, ऑप्शन बी प्रयाग थानेश्वर, ऑप्शन सी थानेश्वर वल्लभी, ऑप्शन डी वल्लभी प्रयाग। एक नाम तो आपको पता है प्रयागराज का, प्रयागराज का नाम आपको पता है। जो आप अभी कुंभ देख पा रहे हैं, होता क्या था, कहानी ये थी कि साहब ये यहाँ धार्मिक सम्मेलन आयोजन करते थे, आते थे, अपना सारा जो भी जमा पूंजी दान करके चले जाते थे, है ना। तो ये माना जाता कि जो उन्होंने ऐसा लोगों का कहना था कि अगर आप पाप धुलने व्यक्ति क्या करता है, गंगा आता है, गंगा में नहाने आता है, गंगा जी जो है पाप धुल देती हैं। तो इसी प्रकार से प्रयागराज में और कन्नौज दोनों जगह धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, तीसरा प्रश्न। कहानी अब शुरू होती है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 1942, 1945, 1946। बताइए इसका सही जवाब दोस्त क्या होगा। देखिए 1940 में तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया था। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ये गांधी जी ने किया था 1940 में, ठीक है। बात क्लियर है? 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया था, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए 1940 में तो ये हुआ था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट, इसमें ये मतलब इसकी कहानी बड़ी अच्छी है क्योंकि यहां से एक प्रश्न लगभग ये माना जाता है, अगर आधुनिक भारत से प्रश्न आएगा तो यहां से प्रश्न आना है। 1942 में, ये तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्त, ठीक है। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को इस पर मुहर लगा दी थी, अर्थात इसको स्वीकार कर लिया था। और जब ये मुहर लगी इसके बाद 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था। और यहीं पर इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। डू और डाई, है ना, करो या मरो। तो यहां से ये नारा दिया गया था। और उसके बाद मतलब ये कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी में जो 1857 की क्रांति के बाद अगर कोई और क्रांति आई थी तो ये गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के ही आई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर क्रांति, गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बताइए। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा को फांसी देना, ऑप्शन सी कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। देखिए सर, ये घटना जो घटी थी, गदर क्रांति जो हुई थी, ये करीब 1914 में घटना घटी थी। कब? 1914 में ये घटना घटी थी। तो भाई 1914 प्रारंभ, जाहिर सी बात है युद्ध प्रारंभ हुआ था 14 सितंबर से ही, 14 सितंबर 1914 से आरंभ हो गया था। करतार सिंह सराभा को फांसी देना। अब इसकी कहानी समझिए। जो कामागाटा मारू घटना है इससे ये बिल्कुल अटैच होता है, ये बिल्कुल सही बात है। कामागाटा मारू जो है जापानी जहाज को बाबा गुरुदयाल सिंह के
गुरदयाल सिंह ने किराए पर लिया था, 1914 में ही लिया था। ठीक है, इसमें लगभग 351 यात्री जो है ये सवार थे और ये 26 सितंबर 1914 को जो है ये हुगली पहुंचा था। बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचने पर इसकी तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। इसमें 18 यात्री जो है वो मार दिए गए। ठीक है, इसमें 18 यात्री जो है वो मार दिए गए दोस्त। अब देखिए, इसमें जब 18 यात्री मार दिए गए, जाहिर सी बात है आप कहीं भी जाएं तो एक जाहिर सी बात है विद्रोह संघर्ष होगा, है ना। तो इसमें जो मार दिए गए फिर 25 लोग करीब घायल हो गए। तो इसमें हालांकि आयोग जब ये प्रश्न पूछा था तब उसने प्रथम विश्व युद्ध को माना था, लेकिन ये क्या था, गलत था। जो गदर क्रांति हुई थी वो बेसिकली कामागाता मारू घटना के लिए हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के लिए नहीं हुई थी। बात क्लियर है, समझ में आ रही सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। साइंस से आपके यूपीपी में 5 प्रश्न पक्के हैं, जिसमें आपके 3 प्रश्न तो बायोलॉजी से आएंगे, 1 प्रश्न केमिस्ट्री और 1 प्रश्न आपके फिजिक्स से आएगा। तो बताओ भैया, मेरुरज्जु का काम क्या, द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ऑप्शन डी रक्त का कंपन। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप एक बुक ले लीजिए लूसेंट की, रट डालिए, 28 से 32 प्रश्न आप ऐसे ही कर ले जाएंगे दोस्त। अगर आप नहीं रटेंगे तो समस्या है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है दोस्त। तो मेरुरज्जु का जो प्रमुख कार्य है वो आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है। जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग जो है ये मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है और मेरुरज्जु के चारों ओर जैसे ड्यूरोमीटर, अक्नायड, पैरामीटर का बना आवरण होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरुरज्जु का 2 काम है, एक तो ये कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का वो नियंत्रण करे और दूसरा ये कि मस्तिष्क में जो भी उद्दीपन हो रहे हैं उनको जो है वो संवहित करे। क्या करे, उसका संवहन करे, ये भी इसका एक काम है। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना समझाता पढ़ाता इसलिए हूं ताकि यहां से भी अगर प्रश्न आए तो आप गलत ना करें। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। जवाब दीजिए सर, इसका क्या होगा। देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति, देखिए इसकी कहानी ये है कि यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त माना जाएगा, अर्थात उनको छोड़ना पड़ेगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव की प्रस्तावित करने की अभिप्राय की सूचना जो है वो कम से कम कितने दिन पहले, 14 दिन पहले न दी जाए। अगर 14 दिन पहले ऐसी सूचना नहीं दी जाती है उनको तो ये प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा और इसका अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास है। लोकसभा की बस सहमति चाहिए होती है, लोकसभा इस पर निर्णय मतलब ये कह दे कि साहब हम तो नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 7वां नंबर, क्या भैया, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज का, ऑप्शन बी एम्पीसिलिन का, ऑप्शन सी एस्पिरिन का, ऑप्शन डी वैलियम का। देखिए जो चीजें आपको खराब लग रही हैं दोस्त वही आपके लिए हितकर है, भी मैं आपको बता दूं। हो सकता है आपको लग रहा है अरे यार कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी कहाँ उतना पूछता है। लिख के लीजिए 5 क्वेश्चन विज्ञान का आना है, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के रहेंगे। ठीक है, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। जो प्रशांतक औषधि का प्रयोग जो है ये बेसिकली होता किस लिए है, तो प्रशांतक औषधि का प्रयोग मस्तिष्क तनाव को कम करने के लिए। किसके लिए, मस्तिष्क के तनाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग होता है ना। जिसके लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो भैया ये वैलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, वैलियम का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर है। अब ग्लूकोज का प्रयोग किसके लिए होता है, ग्लूकोज का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस एक राज्य से संबद्ध है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए इसका सही जवाब। जो मोहिनी अट्टम से करके जान लेते हैं, जैसे तमिलनाडु आ गया तो भरतनाट्यम, क्या
एक ऐसे आयत कर लिए भरत नाट्यम, ये कहाँ का है भैया? तमिलनाडु का है। कर्नाटक का क्या है भैया? ये फेमस डांस यहाँ का है यक्षगान। क्या है? यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं साहब इसमें ओडिशा का क्या है, तो ओडिशा का आप ले सकते हैं ओडिसी। क्या? ये प्रमुख जो फेमस है वो हम बता रहे हैं, ओडिसी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ये गलत हो गई, ओडिशा भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया तमिलनाडु, तो इसमें सही जवाब जो है वो केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 9वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। 2 प्रश्न आपके इकोनॉमी से आते हैं, ठीक है, वो भी लूसेंट से आप कवर हो जाएंगे। ऑप्शन है एनडीपी एमपी, ऑप्शन बी एनडीपी एफसी, ऑप्शन सी एनएनपी एमपी, ऑप्शन डी एनएनपी एफसी। देखिए, राष्ट्रीय आय, भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो पहला प्रयास है, ये भी प्रश्न आ चुका है, भाई पहला प्रयास कौन किया था? तो पहला प्रयास जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन? दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को क्या कहा गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है 1967-68 में ये अपना आकलन किया था। 68 में इन्होंने कहा था कि भाई प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए? 20 रुपया। उन्होंने बताया कि 20 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय आय इसको किससे नापते हैं? तो भैया ये है एनएनपी। ठीक है, एनएनपी-एफसी, ये आप जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय आय। ठीक है, एनएनपी-एफसी। 10वां प्रश्न लेते हैं भैया, क्या है? काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए, इसका सही बात कर लेते हैं हेमवती। अमरावती तो भाई कावेरी की सहायक नदी है, तो जब तीनों नदी दिया तो इसमें कावेरी आप सही मान लेंगे। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी क्षेत्र से ये निकलती है। ठीक है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियां आपकी हेमवती है, काबिनी है, अमरावती है, पावनी है ना, सुमनवती, भवानी, ये सारी चीजें हैं। और इसी कावेरी नदी पर जो है, कावेरी नदी जो है ये शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। क्या? शिव समुद्रम। पूछा जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर अवस्थित है। कावेरी नदी है कहाँ पे? बेसिकली कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी भीखाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। हमें पता है, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं कि भाई स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने पहली महिला सेनानी कौन सी थी, तो आप तुरंत भीखाजी कामा को मारते हैं। यहाँ ऐसा मत करिएगा, यहाँ पे आप प्रश्न पे जाइए, पूछा 1857 की क्रांति। आपको पता है कि भाई 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें ना तो सरोजनी नायडू थी, ना ही कस्तूरबा गांधी थी, और ना ही भीखाजी कामा थी। भीखाजी कामा जो है ये आई आपकी क्रांति जब हुई थी 1942 वाली, ठीक है, तभी आई थी। तभी उसमें इन्होंने दीपक अपना जलाया था, जो भी इनको क्रांति की जननी भी कहा जाता है। क्या? क्रांति की जननी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, लेकिन ये थी नहीं। इसमें बेगम हजरत महल होगा जो लखनऊ की थी। कहाँ की? लखनऊ, या ये कह सकते हैं अवध, जो लखनऊ प्रांत है इनकी, ये जो है बेगम थी, है ना, ये यहाँ पे राज कर रही थी। तो बेसिकली बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर 12 नंबर क्या है दोस्त? यहाँ पे समान होगा भाई। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम से किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है, आवृत्ति होती है, वेग होती है, या आयाम होती है। जवाब दीजिए इसका। देखिए, हम इसकी बात कर लें दोस्त, तो तरंग गति के समान काल में कंपन करने वाले दो कणों के बीच की दूरी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य बिल्कुल सही बात है। आवृत्ति मतलब होता है बार बार घूमना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यांत्रिक ऊर्जा को, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी बैटरी। जवाब दीजिए इसका क्या होगा दोस्त? देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जो है किसका प्रयोग होता है? तो इसका जो है आपका डायनेमो का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डायनेमो का प्रयोग होता है। ठीक है, डायनेमो का प्रयोग होता है। जैसे विद्युत मोटर है तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को या जो है परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? CF एंड्रयूज को, जयप्रकाश नारायण को, चित्तरंजन दास को या आशुतोष मुखर्जी को? आपको पता है भाई चित्तरंजन दास जो है ये चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, ये बड़े नाम थे। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? लोकनायक। तो लोकनायक जो है जैसे देशबंधु, तो चित्तरंजन दास जो है इनको देशबंधु, क्या देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, और CF एंड्रू को जो है दीनबंधु, माफ करिएगा इनका नाम जो है ये चित्तरंजन दास जो है दीनबंधु, दीनबंधु चित्तरंजन दास, और CF एंड्रू जो है वो देशबंधु, देश के बंधु। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जो है इनको लोकनायक कहा जाता था और इनको इन्होंने क्या दिया था? समग्र क्रांति का नारा। क्या आपसे पूछा गया प्रश्न है, समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी क्या है इसमें? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। वो राज्य हैं आपके, पहला उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका महाराष्ट्र लिख लीजिए आप, महाराष्ट्र। उसके बाद आपका आता पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये प्रमुखता आप 4 नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, एक आता है आपका बिहार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। तो भैया बिहार भी इसमें आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, लेकिन केरल जो है ये नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, क्या भैया निम्नलिखित में से कौन अवध कृषक आंदोलन का नेता था? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी अल्लूरी सीताराम राजू। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि साहब इसमें क्या होगा। देखिए जो 16 जैसे जो अवध में कृषक आंदोलन हुआ था, तो भाई अवध के कृषक आंदोलन के नेता जो है वो बाबा रामचंद्र थे। कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा, क्या अवध किसान सभा की इन्होंने क्या करी थी? स्थापना की थी। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या भैया मशरूम किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए वायरस के, ऑप्शन बी लाइकेन के, ऑप्शन सी कवक के, ऑप्शन डी जीवाणु के। मशरूम जो है आपको पता मशरूम का उपयोग खाने में किया जाता है और यह एक कोशिकीय जंतु है। यह खाने योग्य तथा जहरीला दोनों प्रकार का होता है। तो अब इसमें पूछा गया भाई किसका उदाहरण है? तो आप जाहिर सी बात है वायरस का उदाहरण तो रहेगा नहीं, है लाइकेन का उदाहरण है ना, लाइकेन का उदाहरण तो बिल्कुल नहीं होगा, जीवाणु का बिल्कुल नहीं है। ये किसका उदाहरण? कवक का है ना, कवक का उदाहरण है ये। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, क्या दोस्त भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? ऑप्शन ए राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान और पंजाब। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं दोस्त कि इसमें पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य कौन से थे। तो
पंचायती राज पहली बात तो ये कि स्थापित कब हुआ था, जाहिर सी बात है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन हुआ था। और इसके जस्ट बाद जो है ये उद्घाटन हुआ था कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन सी जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश है बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। वीडियो या अच्छी लग रही है दोस्त तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। 19 नंबर क्या भाई, भारत के ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। ऑप्शन है 3.4, ऑप्शन बी 4.4, ऑप्शन सी 5.4, ऑप्शन डी 2.4। देखो भैया हम बात कर लेते हैं, भारत ने पृथ्वी के धरातल का लगभग 2.4% जो है ये घेर रखा है। पृथ्वी का लगभग जलीय भाग जो है वो अगर बात कर लें जलीय भाग की तो ये 71% है। कितना है, 71% है। और जो आपका धरातल है वो करीब जो है 29% है और उसमें 2.4% जो है वो भारत कवर किया हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। क्या भैया, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी तोसाली। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग है, इसको कभी कभी कलिंग नहीं लिख के बल्कि पूर्वी प्रांत लिख देता है। क्या लिखता है, पूर्वी प्रांत लिखता है ना। पूर्वी प्रांत की राजधानी जो थी वो क्या थी, तो भैया पूर्वी प्रांत की राजधानी जो थी वो तोसाली थी। अशोक के आक्रमण के समय जो कलिंग की राजधानी थी वो तोसाली थी। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो यही आएगा और कोई प्रश्न नहीं आ सकता है। अशोक के जो आक्रमण था उस टाइम तोसाली राजधानी थी। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व, ये भी प्रश्न पूछा गया कि अशोक ने आक्रमण कब किया था कलिंग पर, तो 261 ईसा पूर्व जो है इसने कलिंग पर इसने आक्रमण किया था और विजय हुआ था। इसका यह जो प्रमाण है ये इसके 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें, 13वें शिलालेख में इसका प्रमाण मिलता है। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई और युद्ध से संन्यास ले लिया, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है क्लास आपको थोड़ा सा पसंद आई होगी। थोड़ा सा आज तबीयत नासाज थी, इसलिए मेरे दोस्त अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करूँगा कि अब आगे से थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मतलब थोड़ा सा तबीयत सही रहे तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।